brought to you by ITEL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ग्वालियर में एक जगह है चिनौर। बेसिकली चिनौर एक पुलिस स्टेशन है और इसी पुलिस स्टेशन की हद में एक और छोटी जगह पड़ती है जिसका नाम है भौरी पुलिया। इस भौरी पुलिया के पास 4 अप्रैल की सुबह सुबह एक शख्स की लाश मिलती है। लोगों की नज़र जब इस डेड बॉडी पर जाती है, लाश पर जाती है, तो लोग फौरन पुलिस को इत्तला करते हैं और बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उस आदमी की मौत किसी रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई है, क्योंकि जहाँ पर वो लाश पड़ी हुई थी वहाँ पर उस डेड बॉडी के घिसटने के भी निशान मौजूद थे, प्लस गाड़ी के टायर के निशान भी वहाँ दिख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि शायद वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है और देर रात को, या हो सकता है कि थोड़ा और अर्ली मॉर्निंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वी आवर्स, तो वैसी घड़ी में हो सकता है किसी अननोन व्हीकल ने, किसी अनजान गाड़ी ने इस आदमी को टक्कर मारी हो, इसकी जान चली गई और फिर वो गाड़ी वाला गाड़ी लेकर फरार हो गया। मौके को देखकर ऐसा ही लग रहा था। तो पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया, पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके का बहुत बारीकी से मुआयना किया, जो कि पुलिस का काम है। और पुलिस को भी प्राइमा फेसाई शुरुआती जांच में ये लगा कि ये मामला एक्सीडेंट का है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पुलिस ने यह तय किया कि वो इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाएगी, क्योंकि ये भी एक प्रक्रिया है जो मैंडेटरी है। तो पुलिस ने उस लाश को बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस बीच जब पुलिस ने लाश को बढ़िया से सर्च किया, कहने का मतलब ये कि लाश पर जो कपड़े थे उन कपड़ों की जब तलाशी ली, तो उसकी जेब से एक आधार कार्ड निकला और इस आधार कार्ड से मरने वाले शख्स की पहचान हो गई। उसका नाम था रामाधार जाटव और ये रामाधार जाटव जो है वो सुशेरा गांव का रहने वाला था, जो ग्वालियर ज़िले में ही पड़ता है। अब पुलिस ने रामाधार के घर वालों से संपर्क किया और उनको ये दुख भरी बात बताई। घर वाले व्याकुल हो गए, रोने लगे और उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि कैसे रामाधार की इस तरह से मौत हो गई, क्योंकि वो तो बिल्कुल सही सलामत था, कोई तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन पुलिस ने बताया कि भाई एक्सीडेंट का मामला है तो वो तो अचानक ही होता है। तो खैर, घर वाले जो है अभी गमी में थे, परेशान थे। इस बीच पुलिस जो है पोस्टमार्टम करवाकर इस मामले की जांच आगे बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, पुलिस का माथा ठनका, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहानी कह रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही थी कि मरने से पहले इस शख्स ने जमकर शराब पी थी। तो क्या शराब के नशे में ही ये किसी हादसे का शिकार हो गया? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी बता रही थी कि शराब तो उसने जमकर बेशक पी, और लेकिन शराब से ही उसकी मौत नहीं हुई और न ही एक्सीडेंट से मौत हुई, बल्कि रामाधार का कत्ल गला घोंट कर किया गया, और वो भी किसी गमछे जैसी चीज़ से, किसी कपड़े से। इस तरह के मार्क जो है उसके गले पर इंटरनली और एक्सटर्नली पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को, फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट्स को नज़र आए। यानी ये मामला एक्सीडेंट का नहीं बल्कि कत्ल का था। और अब तक की जो जांच हुई उसके मुताबिक ये लग रहा था कि शायद इस आदमी को जमकर शराब पिलाकर किसी ने उसका गला घोंटा और फिर उसकी मौत को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए कातिलों ने सड़क पर उसकी लाश को फेंकी और उसे किसी गाड़ी से टक्कर मारी या उसे कुचला। इस तरह की कहानी जो है वो पुलिस को समझ में आ रही थी। अब पुलिस ने रामाधार जाटव के घर वालों से थोड़ी और बातचीत की, गांव वालों से भी बातचीत की। बातचीत करने पर यह पता चला कि रामाधार जो है वो शराब पीने का आदी था और काफ़ी शराब पीता था। तो ये एक बुरी आदत उसकी थी और शायद कातिलों ने उसके इसी बुरी आदत का फ़ायदा उठाया और उसे शराब पिलाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि रामाधार जाटव की हत्या क्यों की गई? आखिर उसकी किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो पुलिस को अब इस बात का पता लगाना था। तो पुलिस ने रामाधार के तमाम दोस्तों, दुश्मनों के बारे में पता करना शुरू किया। रामाधार के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई, किस किस से बातचीत होती है उसके बारे में पुलिस ने देखा। घर वालों से भी पूछताछ की, लेकिन घर वाले कोई दुश्मनी वगैरह की बात से तो इनकार कर रहे थे, बल्कि घर वालों को जब ये पता चला कि रामाधार की मौत जो है वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं, कत्ल
का नतीजा है, तो घर वाले बहुत हैरान हुए। उन्हें ये यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि रामाधार की ऐसी किसी से दुश्मनी वाली बात तो थी नहीं, और वो भी इतनी गहरी साजिश रच के कि कोई कत्ल भी करे और उसे एक्सीडेंट का रूप भी देने की कोशिश करे। तो मामला वाकई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था और पुलिस के लिए इसे सुलझाना एक चैलेंजिंग टास्क था। इस बीच जब पुलिस जांच कर रही थी तो एक बड़ी ही शॉकिंग, बड़ी ही हैरान करने वाली बात पुलिस को रामाधार के बारे में पता चली। रामाधार जो है गरीब तबके से आता था और खेती किसानी किया करता था, लेकिन रामाधार के नाम पर भारी भरकम बीमा तकरीबन 4 महीने पहले करवाया गया था, और भारी भरकम मतलब तकरीबन 20 लाख रुपए का। अब एक ग्रामीण परिवेश का आदमी जो खेती किसानी करता हो, छोटा मोटा काम करता हो, 20 लाख रुपए का बीमा कराना वो अपने आप में एक बड़ी बात थी। और ये जो है एक एक्सीडेंटल पॉलिसी थी, यानी अगर एक्सीडेंट में या किसी मिसहैपनिंग में रामाधार की मौत हो जाती है, रोड एक्सीडेंट के अलावा भी, तो उसे बीमे की रकम के तौर पर उसके नॉमिनी को या घर वालों को 20 लाख रुपए मिलेंगे। ये बात पुलिस को पता चली और पुलिस को इस बात पर थोड़ी हैरानी भी हुई। हैरानी इस बात पर भी हुई कि एक तो रिसेंटली वो बीमा पॉलिसी की शुरुआत हुई थी, बमुश्किल 4 महीने बीते थे, और दूसरा ये कि इतनी भारी रकम का बीमा आमतौर पर उस इलाके में, ग्रामीण इलाके में लोग नहीं करवाते हैं। तो सवाल ये भी था कि रामाधार का इतना बड़ा बीमा किसने करवाया, क्यों करवाया। तो पुलिस, अब जाहिर है अगर बीमा किसी का कराया जाता है और उसके बाद मान लीजिए बीमे की वजह से उसकी हत्या होती है, तो जो भी बेनिफिशियरी होगा, यानी बीमे की रकम जिसे मिलेगी, सबसे पहले शक के घेरे में तो वही आएगा। तो इसीलिए पुलिस ने जब उस बीमे के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाई, घर वालों से बातचीत की, तो पता चला कि हाँ, बीमा करवाया गया था और नॉमिनी उस मामले में रामाधार की पत्नी सीमा है। अब तक इस मामले में पुलिस क्लूलेस थी। फिर ये मामला कत्ल का हुआ, कत्ल के बाद बीमे की कहानी आई, बीमे के बाद अब सीमे की कहानी आई, मतलब सीमा का नाम आ गया। तो जब सीमा का नाम आया, मतलब पुलिस को लगा कि शायद सीमा, चूंकि लाभुक जिसे कहते हैं या बेनिफिशियरी कह लें, नॉमिनी कह लें, उसमें सीमा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कॉन्स्पिरेसी में कहीं उसकी बीवी का ही हाथ हो। तो पुलिस ने जब सीमा के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की, तो पता चला कि जिस दिन ये घटना हुई, 4 अप्रैल को, 3 या 4 अप्रैल की दरमियानी रात को शायद एक्सीडेंट हुआ और 4 अप्रैल की सुबह ये लाश मिली थी रामाधार की। उस समय सीमा तो अपने घर में ही नहीं थी। सीमा अपने घर से दूर, ग्वालियर से दूर, बल्कि मुरैना गई थी और मुरैना में अपनी ननद के घर पर वो रह रही थी। अब सवाल ये है कि सीमा इस मामले में कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो अपनी ननद के घर थी, ये एक एविडेंस है। पुलिस ने इस मामले को वेरीफाई करने की कोशिश की। वाकई मुरैना में ननद के घर सीमा की मौजूदगी थी, क्योंकि जब कत्ल के बारे में, रामाधार की मौत के बारे में जब पुलिस वालों ने रामाधार के घर वालों को बताया, तो उस वक्त भी सीमा जो है घर पर नहीं थी। घर वालों ने फिर उसकी बीवी को, सीमा को, मुरैना में जानकारी दी, ननद के घर, यानी रामाधार के बहन का घर। तो वहाँ से बहन भी आई, सीमा भी आई, और ये एक एविडेंस था कि सीमा जो है मौके पर नहीं थी, मौके से काफ़ी दूर थी। ऐसे में सीमा इस मर्डर में शामिल हो, इस बात की गुंजाइश जो है इन तथ्यों को देखकर कम लग रही थी। लेकिन पुलिस ने किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले, या सीमा को क्लीन चिट देने, या इस मामले की नए सिरे से जांच करने, कुछ और सस्पेक्टेड लोगों पर निगाह डालने से पहले, निगाह गड़ाने से पहले, पुलिस ने यह तय किया कि वो CDR निकलवा कर एक बार देखेगी कि सीमा बेशक मुरैना में थी, लेकिन सीमा की आखिरी वक्त पर किन किन लोगों से बात हो रही थी और कब कब बात हो रही थी। तो जब पुलिस ने CDR निकलवाई, तब इस कहानी का सबसे शार्प टर्न इन्वेस्टिगेशन का आया, जिसमें यह पता चला कि कत्ल से पहले और कत्ल के दौरान और कत्ल के बाद सीमा की लगातार कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, और इन लोगों में एक आदमी ग्वालियर के पास ही एक और जगह है डाबरा, वहाँ का रहने वाला सुरेंद्र जाटव है। इसके अलावा कुछ और लोगों से भी सीमा की बातचीत हो रही थी। पुलिस ने अब सीमा को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। खासकर उससे पूछा कि तुम कत्ल के वक्त कहाँ थी, मौत के वक्त कहाँ थी, कब तुम्हें पता चला। तो सीमा ने अपनी तरफ से जो भी बताना था वो बताया, हालांकि उसकी सारी स्टोरी पर पुलिस शक कर रही थी। उसने इस दौरान किसी से बातचीत होने की बात से बिल्कुल इनकार किया।
लेकिन जब सीडीआर में पुलिस ने दिखाया कि तुम्हारी बातचीत सुरेंद्र जाटव से हो रही थी, जो डाबरा का रहने वाला है, तो सीमा ने कहा कि हाँ, ये तो मेरे बहनों ही हैं, मेरे जीजा हैं, इनसे मेरी बातचीत हो रही थी, इसमें क्या बात है। तो अब पुलिस ने जब सुरेंद्र जाटव के सीडीआर की डिटेल के साथ जो है सीमा का सामना करवाया, तो पता चला कि सुरेंद्र जाटव के साथ उसके 2 से 3 और दोस्त, वो भी लगातार इस घटना के दौरान जो है सुरेंद्र जाटव से बात कर रहे थे और पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट जो है वो सीमा को भी मिल रहा था। बेसिकली कहानी ये थी कि बीमा सीमा ने ही करवाया था और सीमा ने ये प्लानिंग की थी कि वो अपने पति से छुटकारा पाएगी। पति को शराब पीने की आदत है और इसी प्लानिंग के तहत उसने 20 लाख का बीमा करवाया, खुद को नॉमिनी बनवाया और उसने रामाधार जाटव के कत्ल की पूरी साजिश रची। इसमें अपने बहनोई को शामिल किया, सुरेंद्र जाटव को। सुरेंद्र जाटव ने अपने 2 दोस्तों को, जितेंद्र शाक्य और दिनेश जाटव से बातचीत की। ये सारे लोग तैयार हो गए और ये तय हुआ कि बीमे की जो रकम है 20 लाख रुपए, ये 5-5 लाख रुपए 4 लोगों में बंट जाएंगे, यानी 5 लाख सीमा के, 5 सुरेंद्र के और 5 2 और किलर्स जितेंद्र और दिनेश के। इसी प्लानिंग के तहत सबसे पहले सीमा को उसके घर से, यानी जहाँ के ये रहने वाले हैं ग्वालियर, वहाँ से दूर भेजा गया ननद के घर मुरैना, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। और उसके बाद वो फ़ोन पर लगातार इन लोगों से बातचीत करती रही। ये लोग बिल्कुल तैयार बैठे थे। जैसे ही सीमा ननद के घर गई, इन लोगों ने जो है धोखे से रामाधार जाटव को ग्वालियर के पुरानी छावनी की तरफ बुलाया और वहाँ पर जब रामाधार पहुँचा तो सुरेंद्र, जो कि बहनोई है सीमा का, उसने रामाधार को एक कार में लिफ्ट दी और ये कहा कि चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं। और फिर पीने पिलाने का दौर चला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रामाधार को पीने की बुरी लत थी और इसी का फ़ायदा सुरेंद्र ने उठाया। कार में जितेंद्र शाक्य और दिनेश जाटव भी मौजूद थे। इन लोगों ने रात के वक्त चलती कार में तौलिए से गला घोंटकर पहले रामाधार जाटव का कत्ल किया और फिर उसकी लाश को उसी भौरी पुलिया के पास फेंक कर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, ताकि उसे देखकर ऐसा लगे कि मामला कत्ल का है। लेकिन ये थी पूरी साजिश, जो पूछताछ में सीमा ने पहले कबूली और सीमा के साथ साथ जो उसका जीजा है सुरेंद्र जाटव और उसकी निशानदेही पर जितेंद्र शाक्य और दिनेश जाटव, इन्होंने भी कबूल ली। तो इस तरह से कत्ल का एक मामला पुलिस ने सुलझाया, जिसमें एक बेगुनाह आदमी, जिसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उस आदमी का कत्ल सिर्फ उसकी बीवी ने चंद रुपयों की लालच में कर दिया। और इस कत्ल में खुद बीवी के नाते रिश्तेदारों ने और कुछ जानने वालों ने उनका साथ दिया और 20 लाख की बीमे की रकम हड़पने के लिए, 5-5 लाख रुपए लेने के लिए एक आदमी को इन सब ने मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, आपको बताऊं कि जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उसमें हमने आपको एक एक करके 2 कहानियां बताई थी। एक हमने आपको बताया था कि एक ऐसा कातिल जो कत्ल के बाद अपने चप्पलों की वजह से पकड़ा गया, उसकी पोल खुल गई। कैसे ऐसा हुआ, अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे सुन सकते हैं। और दूसरी जो कहानी थी वो एक डॉक्टर साहब की थी, जो डॉक्टर साहब अपने ससुराल से ही अगवा हो गए थे। किसने अगवा किया, डॉक्टर साहब छूटे नहीं छूटे, अगर आप जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आप उसे सुन सकते हैं। और आइए अब कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ इन कहानियों पर जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं। सैयद यूसुफ साहब हैं, उन्होंने जय हिंद कह के ग्रीट किया है, थैंक यू वेरी मच। प्रकाश एचपी साहब का कमेंट है। गेयर शिफ्टर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने नमस्ते कहा है और ये कहा है कि बहुत अच्छा नरेशन किया आपने। अब उनको मेरा अंदाज़ जो है वो पहले के मुकाबले बढ़िया लगने लगा है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका इस तरह के हौसला अफजाई के लिए। और वो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट से हैं। उद्रेश बिंद हमारे रेगुलर लिसनर हैं, रेखा भट्ट जी रेगुलर लिसनर है, उमेश भूंया रेगुलर लिसनर हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद कमेंट्स के लिए, हौसला अफजाई के लिए। एक हमारे दर्शक हैं और उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि वो मेरी हर कहानी सुनते हैं और लव यू भी लिखा है, थैंक यू वेरी मच। प्रदीप भाम्बू जी का कमेंट है। विनय नासवाले जी हैं। बलराज सिंह साहब का भी कमेंट है। नवीन कपूर ने कमेंट किया है। पीके चंद्रा, बलजीत सिंह, मोहम्मद अफजल हुसैन, परूप शिष्टा जी जर्मनी से हमें रेगुलर देखते हैं। बियॉन्ड रील्स के नाम से एक आईडी हैं और इन्होंने
कॉम्प्लीमेंट्स तो दिया है, साथ ही शम्स सर से तुलना करके 2-4 नंबर मुझे ज़्यादा ही दे दिए हैं। तो खैर मतलब कॉम्प्लीमेंट को तो मैं ऑब्वियसली पॉजिटिवली लेना चाहूँगा, बट अगेन शम्स सर जो हैं वो अनपैरेलल्ड हैं। उनकी लोकप्रियता, उनका स्टोरी टेलिंग का अंदाज़, उसके दीवाने तो सारे लोग हैं। मोहम्मद अफजल हुसैन साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उन्होंने लिखा है कि सर जब आपने कहा झोला छाप डॉक्टर, इस बात पर ज़ोरदार हंसी आ गई। बेसिकली झोला छाप डॉक्टर जो है एक मुहावरा कह सकते हैं, प्रोवर्ब कह सकते हैं, और हिंदी में है। खासकर जो क्वैक होते हैं ना, जो क्वालिफाइड डॉक्टर तो नहीं होते लेकिन डॉक्टर की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं और लोगों को ट्रीट करते हैं, उनको झोला छाप डॉक्टर ही कहते हैं। द ऑप्शन स्टिक्स के नाम से एक आईडी है। आई हैव स्टडीड फ्रॉम हरदोई JNV। आई लव दैट यू पिक्ड द इंसिडेंट फ्रॉम देयर, वेल नैरेटेड, थैंक यू वेरी मच। ये ऑप्शन स्टिक्स आपने क्यों आईडी बना रखी है, प्लीज़ इसके बारे में मुझे बताएं। क्या आप शेयर मार्केट में कोई काम करते हैं और ट्रेडिंग वगैरह में आपको इंटरेस्ट है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये शायद कॉमन इंटरेस्ट की बात हो। जॉली सोनकर ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कफील खान साहब हैं। अभिनंदन कुमार जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परमजीत होरा ने भी कमेंट किया है। परमजीत नाम जो है वो कहीं से भी मुझे बंगाली नेम तो नहीं लगता, और ये होरा सरनेम भी मैंने नहीं सुना ऑनेस्टली सेइंग, बट आप जिस तरह से बांग्ला में कमेंट करते हैं ऑब्वियसली आपका ताल्लुक बंगाल से तो है, तो आप अपने बारे में थोड़ा और बताएं, मेरे मन में जिज्ञासा है। नीलोफर रहमान ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्वागत। और सोफिया सनी और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ सबके लिए। और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस स्टोरी पर भी अपनी राय, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। जय हिंद, जय भारत।